डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर लगी मोहर। सीएम नीतीश ने कहा, इन फैसलों से बिहार के विकास को गति मिलेगी। झारखंड भाजपा को मिल गया प्रदेश अध्यक्ष। आदित्य साहू बने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने की औपचारिक घोषणा। बीजेपी ने झारखंड में ओबीसी बिरादरी से अध्यक्ष बनाकर दिया बड़ा रणनीतिक संदेश। झारखंड की राजधानी रांची से 12 दिन से लापता मासूम अंशिका बरामद। रामगढ़ के चितरपुर से सकुशल बरामद हुए दोनों बच्चे। मामले में 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के कल्याणपुर में प्रचार के आखिरी चरण में राजनीतिक हिंसा, पैसे बांटने के आरोप में शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर हमला। भाजपा के पूर्व नगर सेवक के समर्थकों पर हमले का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार की खबरों से। बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें बिहार भवन मुंबई के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति, दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के लिए 50 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए 138 करोड़ 22 लाख रुपए की स्वीकृति और रोहतास सीमेंट फैक्ट्री में 1.5 बिलियन टीपीडी क्षमता के सीमेंट निर्माण इकाई स्थापना के लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति शामिल है। इन स्वीकृतियों से बिहार के विकास को गति मिलेगी। बिहार भवन मुंबई के निर्माण से राज्य के लोगों को मुंबई में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। दरभंगा हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण से राज्य के व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रोहतास सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट निर्माण इकाई स्थापना से राज्य में सीमेंट उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार कैबिनेट की इन स्वीकृतियों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। राज्य सरकार के इन पहल से बिहार के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का विकास होगा। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन संयुक्त संघर्ष मोर्चा पटना के बैनर तले बेगूसराय नगर निगम सभागार में हुए संगठनात्मक चुनाव में एक अहम फैसला सामने आया है। फेडरेशन के वरिष्ठ नेता मोहम्मद असजद आलम उर्फ अप्पू जी को महामंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही सुपौल जिला सहित पूरे बिहार के नगर निकाय कर्मचारी संघों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। महामंत्री पद पर निर्विरोध चयन के उपलक्ष्य में नगर परिषद सुपौल की ओर से एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा राघव, कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह सहित नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मीगण मौजूद रहे। सभी ने मोहम्मद असजद आलम को फूल मालाओं से सम्मानित कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मोहम्मद असजद आलम लंबे समय से नगर निकाय कर्मचारियों के अधिकार, वेतन, सेवा सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। वहीं महामंत्री चुने जाने के बाद मोहम्मद असजद आलम ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये पद उनके लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पूरे बिहार के नगर निकाय कर्मियों की समस्याओं को मजबूती से सरकार और प्रशासन के समक्ष उठाएंगे। खबर सहरसा से है, जहां जिले में उत्पाद पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 शराबियों और 5 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई सहरसा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के दौरान की गई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से देसी और विदेशी शराब की बरामद की गई है। आप देख सकते हैं सहरसा उत्पाद थाना, जहां पकड़े गए शराबियों और कारोबारियों को कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोर्ट भेजा जा रहा है। इस संबंध में उत्पाद इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्पाद इंस्पेक्टर ने कहा कि सभी आरोपियों को सहरसा व्यवहार न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी
के समक्ष पेश किया गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए उत्पाद पुलिस का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बनगरा गांव में हुए आयुष कुमार हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी के पिता प्रेम कुमार और मामा अभिषेक कुमार उर्फ हंसलाल कुमार को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पूर्वी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अलय वत्स ने बताया कि 27 वर्षीय आयुष की गोली मारकर हत्या के बाद एसएसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया था, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दर दबोचा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह प्रेम विवाह से उपजा पारिवारिक विवाद था। आयुष उर्फ जयराम कुमार ने गांव की ही तनु कुमारी से प्रेम विवाह किया था, जिससे उसके ससुराल पक्ष खासकर पिता प्रेम कुमार नाराज थे। बेटी का प्रेम विवाह उन्हें मंजूर नहीं था और इस संबंध में उन्होंने पहले थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई थी। शादी के कुछ समय बाद दंपत्ति ससुराल के पास ही रहने लगे, जिससे विवाद और गहरा गया। आरोप है कि इसी रंजिश में प्रेम कुमार ने अपने साले अभिषेक कुमार और अन्य के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। रविवार रात आरोपी घर में घुसे और तनु की आंखों के सामने प्रेम कुमार ने आयुष को 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी अपने पिता और मामा पर हत्या का सीधा आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा सांसद और झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू आधिकारिक तौर पर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। मालूम हो कि बीते रांची स्थित पार्टी कार्यालय में कल नामांकन प्रक्रिया के दौरान आदित्य साहू एकमात्र उम्मीदवार रहे, जिसके बाद उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया था। केंद्रीय मंत्री और चुनाव पर्यवेक्षक जुएल उरांव ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। आदित्य साहू के ओबीसी समुदाय से आने के कारण उनके चयन को सामाजिक संतुलन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके अध्यक्ष बनाए जाने से राज्य भर के पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी। आदित्य साहू की ताजपोशी के जरिए बीजेपी ने कई बड़े राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया है। एक बड़ा संदेश ये भी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार की ही तरह झारखंड में भी ओबीसी राजनीति को लेकर आगे बढ़ेगी। यूपी में पंकज चौधरी और बिहार में संजय सरावगी के बाद अब झारखंड में भी बीजेपी ने ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया है। राज्य में ओबीसी आबादी 50% से भी अधिक आंकी गई है। बीजेपी के कई विधायक भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने राज्य की राजनीति में जातीय संतुलन बैठाने का प्रयास भी किया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। वहीं आदित्य साहू के रूप में बीजेपी ने संगठन को ओबीसी चेहरा दिया है। इससे पहले भी बीजेपी ने यही प्रयोग किया था, जब ओबीसी नेता रघुबर दास और आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी थी। राज्य में आदिवासियों की संख्या करीब 25% है। ऐसे में बीजेपी ने आदिवासी और ओबीसी नेतृत्व को आगे किया है। बता दें कि अब तक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ही प्रदेश अध्यक्ष पद का कमान संभाल रहे थे। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी समय से कवायद चल रही थी। झारखंड की राजधानी रांची में दूरवा से 2 जनवरी को लापता हुए मासूम अंश और अंशिका की खोज आखिरकार पूरी हो चुकी है, जिन्हें रांची पुलिस ने रामगढ़ से सुरक्षित खोज लिया है। वहीं इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने दोनों बच्चों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से सकुशल बरामद कर लिया है। फिलहाल बच्चों के मिलने की खबर से उनकी मां और परिजनों में राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। इस दौरान स्थानीय पुलिस की मदद भी लेनी पड़ी थी। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के एसपी खुद रामगढ़ पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। इसके अलावा अभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
चतरा जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड एवं नर्सिंग होम के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। मामले से जुड़ी खबर सामने आते ही अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम ने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। इसी क्रम में प्रतापपुर प्रखंड की स्थानीय टास्क फोर्स ने छापेमारी अभियान चलाते हुए प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित स्वास्थ्य संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की। थाना और प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सटे अवैध रूप से संचालित मां लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड को प्रशासन ने सील कर दिया है। छापेमारी के दौरान संचालक आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद ये सख्त कदम उठाया गया। गौरतलब है कि चतरा जिले में बालिकाओं के लिंग अनुपात में लगातार गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई प्रशासन की बड़ी पहल मानी जा रही है। छापेमारी के दौरान अनन्या नर्सिंग होम में भी गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि यहां झोला छाप चिकित्सक उपेंद्र कुमार द्वारा कुंदा प्रखंड के मांझीपाड़ा निवासी एक महिला का अवैध रूप से छोटा ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट कराया गया। इसके बाद नर्सिंग होम को सील करने और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम में मौजूद 2 युवतियों ने बताया कि वे पिछले 3 महीनों से नर्सिंग होम का प्रशिक्षण ले रही हैं और मरीजों की देखभाल कर रही थी। ये खुलासा कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि अब भी कई सवाल कायम हैं। प्रतापपुर प्रखंड में कई नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित हैं, पर जिले के वरीय अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई प्रारंभ किया गया है। स्थानीय टास्क फोर्स के द्वारा व्यापक स्तर पर कार्रवाई न होना संदेह पैदा करता है। फिलहाल ये कार्रवाई आम जनता के लिए राहत की खबर है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन की ये सख्ती आगे भी लगातार जारी रहती है या नहीं। बेरमो में आस्था और विश्वास के प्रमुख केंद्र हथिया पत्थर धाम में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में हथिया पत्थर धाम दर्शन के लिए पहुंचे और जय घोष से गूंज उठा और पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। धाम परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में जगह जगह पुलिस जवानों की तैनाती की गई। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी भी की जा रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने भी शांतिपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना कर आयोजन को सफल बनाया। अभी हम बेरमो के हथिया पत्थर धाम में मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ दूर दूर से भीड़ और श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोग मेला का भरपूर तरह से आनंद लिया जा रहा है। हमारे बीच कुछ स्थानीय लोग ऐसा उनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ मेला का मेला तो बहुत अच्छा है। मेला हर साल मतलब बहुत भीड़ रहती है हर साल। इस बार भी बहुत अच्छा भीड़ है और कोई चीज़ का दिक्कत नहीं, पर पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। SDO साहब का भी बेरमो का रोहित सर भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और श्रद्धालुओं का किसी का दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे मैडम, क्या अच्छा लग रहा है देखने में मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं मेला देखने के लिए, पर बहुत अच्छा। आपने देखा कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं और भरपूर तरीके से मेला का आनंद ले रहे हैं और इस तरह से यहाँ के जो यहाँ के बेरमो प्रशासन है काफ़ी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। बेरमो से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। बलोच जिले के ग्राम दुदली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के समापन समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर लौटे। सीएम साय ने इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करना राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है और इससे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और अतिथि सत्कार को देश विदेश में पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस आयोजन ने युवाओं के चरित्र निर्माण, अनुशासन और राष्ट्र सेवा में स्काउट गाइड आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर की है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ने में इस कार्यक्रम को अत्यंत सफल बताया। गौरतलब है कि ये जम्बूरी 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश से लगभग 15,000 रोवर रेंजर शामिल हुए।
13 जनवरी को विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागी एक साथ जुटे। इस आयोजन ने न केवल युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद चेतना महोत्सव में आज बच्चों ने अपने जोश और उत्साह का परिचय दिया। इस कार्यक्रम में 1500 बच्चों ने स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। बच्चों ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया, जिसे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर और मजबूत किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव को उनके योगदान और प्रयासों के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं पुलिस ग्राउंड में 5625 फीट में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्वामी विवेकानंद की रंगोली बनाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस आयोजन ने शहर में एक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल पैदा कर दिया था। आयोजन में बच्चों और नागरिकों के साथ उपस्थित अधिकारी और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने इसकी सराहना की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल बच्चों में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करना था, बल्कि समाज में नशा मुक्ति और सकारात्मक बदलाव की दिशा में संदेश देना भी था। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित एपेक्स बैंक में हुए गबन मामले की अब ईडब्ल्यूओ जांच करेगी। एपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बैंक में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारिता व्यवस्था में पारदर्शिता और किसानों का विश्वास सर्वोपरि है और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अधिकारी सेवा में हो या सेवानिवृत्त। कानून अपना काम करेगा। केदार गुप्ता ने बताया कि सहकारी बैंकों में हुए 150 करोड़ केसीसी घोटाले में किसानों के नाम पर फर्जी लोन लेकर राशि निकाली गई थी। इस घोटाले की वसूली के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति को बेचकर राशि की रिकवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर बैंक में 43 करोड़ और बरमकेला शाखा में लगभग 9.91 करोड़ का गबन सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। इसके अलावा एपेक्स बैंक में नवाचार और सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण अब केसीसी खाते से डायरेक्ट डेबिट की संभावना समाप्त कर दी गई है। हाउसिंग लोन और एटीएम कार्ड जैसे बदलाव भी लागू किए गए हैं। बैंक ने अब तक किसानों को 11.20 लाख एटीएम कार्ड जारी किए हैं, जिससे रोजाना 40,000 रुपए तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और सेना दिवस के पावन अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र इतिहास रचने जा रहा है। 15 जनवरी को राजधानी रायपुर में देश का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक वंदे मातरम गायन आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक साथ करीब 5 लाख कंठों से वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। इस भव्य आयोजन में रायपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लगभग 3000 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान एक साथ सहभागी बनेंगे। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के मन में भारत माता के प्रति सम्मान, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गाए गए वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व से नई पीढ़ी को जोड़ना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य है। इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन सुभाष स्टेडियम रायपुर में होगा, जहां करीब 20,000 युवा एक स्वर में वंदे मातरम का गायन करेंगे। इस अवसर पर डाक परिमंडल द्वारा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आधारित विशेष पिक्चर पोस्टकार्ड का विमोचन भी किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सांसद ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में शामिल होकर इस ऐतिहासिक आयोजन को यादगार बनाएं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। महानगर पालिका चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल्याण पूर्व के खडेगोलवी इलाके में पैनल क्रमांक 13 डी के भाजपा उम्मीदवार विक्रम तरे और शिवसेना गुट के उम्मीदवार मधुर महात्रे
के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा और मारपीट की घटना सामने आई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में लोहे के रॉड और हथौड़ियां लेकर ठाकरे अच्छा के कार्यकर्ताओं पर हमला करने की तैयारी में खड़े हैं। इस झड़प के कारण पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कोलिलसेवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के कार्यकर्ता जोरदार प्रचार कर रहे थे। प्रचार समाप्त होने के बाद और मतदान से ठीक एक दिन पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। शिवसेना उबाबा उम्मीदवार मधुर महात्रे ने आरोप लगाया है कि भाजपा उम्मीदवार विक्रम तरे के समर्थक इलाके में पैसे बांट रहे थे। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा उम्मीदवार विक्रम तरे ने कहा, विरोधियों को अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए चुनाव रद्द करवाने के इरादे से हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को समझाया और मामले की आगे की जांच जारी है। वहीं मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके लिए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव के प्रचार के आखिरी चरण में सियासी माहौल उस वक्त गर्मा गया जब डोंबिवली के तुकाराम नगर इलाके में भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। पैनल नंबर 29 में मतदाताओं को रात के समय पैसे बांटने के आरोप को लेकर दोनों दल आमने सामने आ गए, जिसके बाद विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। इस झड़प में भाजपा के 2 और शिवसेना के 2 पदाधिकारी घायल हो गए। घायलों में भाजपा उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति ओमकार नाटेकर और शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटिल शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। वहीं पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन सहित हिंसा के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। प्रचार के अंतिम दौर में हुई इस घटना ने केडीएमसी चुनाव की सियासी तपिश और बढ़ा दी है। नवी मुंबई के पनवेल महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पनवेल महानगर पालिका के कुछ कर्मचारियों के जरिए भाजपा उम्मीदवारों की ओर से कथित तौर पर मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे थे। इस आरोप के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मनसे कार्यकर्ताओं ने मौके पर कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इसके बाद मनसे के पनवेल अध्यक्ष योगेश चिले स्वयं थाने पहुंचे और मामले से जुड़े सबूत पुलिस के सामने पेश किए। मनसे नेताओं का दावा है कि पकड़े गए लोगों के पास मतदाताओं के नाम लिखी हुई सूची और जेब में नकद पैसे बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नवी मुंबई महानगर पालिका के आम चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, मगर महानगर पालिका क्षेत्र के 28 प्रभागों में इस बार चुनाव बहुसदस्यीय पैनल पद्धति से कराए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरे क्षेत्र में निगरानी और व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में कुल 9,48,460 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव संचालन के लिए 8 विभागों में चुनाव निर्णय अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जहां से मतदान सामग्री का वितरण और मतदान के बाद उसका संकलन किया जाएगा। वहीं मतदान के लिए 185 स्थानों पर कुल 1,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए सुरक्षा से लेकर लॉजिस्टिक तक सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की। अमृतसर के माना सिंह चौक में मौजूद गली चूर सिंह में मंगलवार देर रात लोहड़ी के त्योहार का जश्न मातम में बदल गया, जब एक रिहायशी घर में भीषण आग लग गई। इस दुखद हादसे में 80 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग खजान सिंह और 30 साल की दिव्यांग लड़की नवदीप कौर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दुख की लहर दौड़ गई। शुरुआती जांच के मुताबिक आग लगने का कारण लोहड़ी के मौके पर जलाई गई अलाव से निकली चिंगारी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अलाव से निकली चिंगारी उड़कर घर के अंदर रखे कपड़ों और दूसरे ज्वलनशील सामान पर गिर गई, जिससे कुछ ही पलों में आग ने भयानक रूप ले लिया।
बताया जा रहा है कि घर में भारी मात्रा में ज्वलनशील सामान मौजूद था, जिससे आग बहुत तेजी से फैल गई। जब आग लगी तो घर में कुल 5 लोग मौजूद थे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।